हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्पेशली 15 ग्रुप का बेसिक कैरेक्टर स्पेशली जो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो हम लोगों ने कवर कर लिया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक एनायनिक रेडियस, ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब जो बेसिक पॉइंट्स हैं, स्पेशली जो पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट टच में हैं, पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से हम इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है इससे पहले वाले वीडियो में। अब हमारा इस वीडियो में स्पेशली 15 ग्रुप के केमिकल बिहेवियर पर हम लोग कर सकते हो कॉन्सेप्ट पर जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखा जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये अपने पास 5 एलिमेंट्स हैं। ये जो 6 नंबर का एलिमेंट है, पता है वो तो रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट लिव्ड है, बिल्कुल मिनिमम टाइम में डिकम्पोज हो जाएगा। तो हम लोग बार बार केवल इन्हीं 5 की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यहाँ पर देखा जाए हम लोग सबसे पहले इसी पॉइंट को लेकर के चलेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन को लेकर के चलेंगे। पहला पर्पस मेरा ये है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये सब के सब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके देखा जाए EH3, ई फॉर एलिमेंट, EH3 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस EH3 हैलाइड नहीं, ऑक्साइड इसमें हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। EH3 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन है तो देखा जाए NH3 बन जाएगा, फास्फोरस है PH3 बन जाएगा, आर्सेनिक है AsH3 बन जाएगा, एंटीमनी है SbH3 बन जाएगा, और आपका बिस्मथ है यहाँ पर देखो BiH3 बन जाएगा। मतलब जितने भी हमारे पास 5 मेंबर हैं जिनकी बार बार हमें डिस्कशन करना है, इन सब की बात अगर हम करें सब EH3 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। अपने को इस पॉइंट पर फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान रखना है अपने को। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। आप यूँ मान के चलिए कि एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन या हाइड्राइड पार्ट जरूर देगा, इसलिए इसमें जितने कॉन्सेप्ट, जितने टॉपिक मैं आपको समझाऊं सब आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखा जाए इसमें हम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं। बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर कुछ भी ले सकते हैं। देखा जाए बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो देखा जाए लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, नाइट्रोजन से लेकर के देखा जाए बिस्मथ तक के जो हाइड्राइड हैं, बेसिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज करेगा। अब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा क्यों? सबसे ज्यादा बेसिक इसमें देखो हमारा अमोनिया होगा NH3, उसके बाद देखो PH3 का नंबर आएगा, AsH3 का नंबर इसके बाद आएगा, SbH3 का नंबर इसके बाद आएगा, और BiH3 का नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर कभी बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पर हमें इस हाइड्राइड को अरेंज करना हो तो मोस्ट बेसिक फर्स्ट वाला पार्ट है, लीस्ट बेसिक लास्ट वाला पार्ट है। लेकिन इसका रीजन पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है इसकी साइज स्मॉल है, ये स्मॉल साइज नाइट्रोजन है, देखा जाए इसके पास लोन पेयर है, और साथ में देखा जाए 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। साथ में देखा जाए लेफ्ट राइट हो क्या रहा है कि हमारा जो सेंटर एटम है इसका रेडियस, इसकी साइज इंक्रीज हो रही है। और सबसे लास्ट में अगर हम बिस्मथ की तरफ चले जाएं, मान लो हमारा बिस्मथ है, इसके साथ देखिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं, स्पेशली ये कंडीशन हमारे सामने है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। देखा जाए जो बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो जो जितने आसानी से ये लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा, यहाँ ध्यान रखना। तो सबसे आसानी से लोन पेयर डोनेशन जो कैपेसिटी है, बिहेवियर है, ये NH3 का है। क्यों है? क्योंकि साइज स्मॉल है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी क्योंकि साइज स्मॉल है, छोटे से स्पेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर लार्ज प्लेस में ज्यादा स्पेस में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हाई है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुअर है, लोअर है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम के साइज की इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज होएगी, और जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन प्रॉपर्टी कह सकते हो डिक्रीज होता चला जाएगा, और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो कभी इन पर क्वेश्चन आ जाएगा तो विथ रीजन अपने को पता होना चाहिए। आप लोग रीजन जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि रीजन पर आपको पूरे 1 मार्क्स अवार्ड होंगे। तो सबसे पहले देखा जाए हमने यहाँ पर बेसिक नेचर की बात करी, इसमें
4-5 प्रॉपर्टी हमें बहुत फोकस करना है, स्पेशली हाइड्राइड वाले केस में। दूसरे नंबर पर देखा जाए बेसिक कैरेक्टर के आगे हमारा जो अगला स्टेप यहाँ पर स्पेशली थर्मल स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग आते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, यहाँ पर मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। थर्मल स्टेबिलिटी देखा जाए टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल हमारा देखा जाए नाइट्रोजन वाला पार्ट है, हमारा जो NH3 है ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। PH3 देखा जाए, इसके बाद इसका नंबर आएगा ASH3, इसके बाद नंबर आएगा SBH3, इसके बाद और BiH3, ये सबसे लास्ट में। तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर। यहाँ पर देखा जाए एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ये टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो रिजल्ट क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। कम एनर्जी से लास्ट वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि लार्ज साइज का है। यहाँ पर देखा जाए ज्यादा एनर्जी पे करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड स्मॉल साइज का है। तो टॉप टू बॉटम में यानी हमारे एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने का इंपैक्ट ये आएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखा जाए डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे आसानी से ये डिसोसिएट होना है और सबसे लीस्ट तरीके से, सबसे देखा जाए सबसे ज्यादा एनर्जी हमें यहाँ देनी पड़ेगी। सबसे डिफिकल्ट तरीके से ये हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ सबसे आसानी से ब्रेक होगा। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। आपको इसका ध्यान होना चाहिए, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए, जरूर आप ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बेसिस पर आपको यानी इसको एक्सप्लेन करना है। बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम एलिमेंट टू हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। दैट्स व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल अमोनिया है और सबसे लास्ट में बिस्मथ का हाइड्राइड सबसे लीस्ट थर्मली स्टेबल है, ये ध्यान रखना है। अब इसके आगे देखा जाए अगले पॉइंट पर थर्मल स्टेबिलिटी के बाद की बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना ही रखना स्पेशली है। यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात अगर हम कर सकते हैं, सेम वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और अभी आपके सामने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मैंने डिस्कस किया था कि जो कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखा जाए डिक्रीज होगी। तो सबसे आसानी से देखा जाए हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखा जाए सबसे आसानी से यहाँ पर बॉन्ड जो हमारा डिक्रीज होगा, इस केस में देखा जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे हाई देखो इसकी आएगी और सबसे लोअर इसकी आएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की तरफ अगर हम बढ़ना चाहें, यहाँ पर देखो अमोनिया को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी है, PH3, इसके बाद नंबर आएगा ASH3, SBH3 और सबसे लास्ट में BiH3, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा और बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि सेंट्रल एटम का रेडियस, सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होती चली जाएगी, इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। इसके साथ साथ देखा जाए हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पर आते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग कैरेक्टर की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर देखा जाए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा हमारा बिस्मथ का हाइड्राइड और सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग बिहेवियर हमारा शो करेगा अमोनिया। क्यों ऐसा है? क्योंकि फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी हाइड्रोजन लिबरेशन टेंडेंसी। सबसे आसानी से हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगा और सबसे डिफिकल्ट तरीके से हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगा ड्यू टू लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो यहाँ पर देखें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखा जाए सबसे लोअर वैल्यू अमोनिया की आएगी, PH3 देखा जाए इससे ज्यादा आएगा, ASH3 की वैल्यू और आगे आएगी, SBH3 और सबसे लास्ट में देखा जाए BiH3 सबसे ज्यादा आएगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। हाइड्रोजन लिबरेशन टेंडेंसी, ध्यान रखना हाइड्रोजन लिबरेट करने की बेसिस पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर को डिस्कस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन सबसे आसानी से लिबरेट इस पॉइंट से होगा और सबसे डिफिकल्ट तरीके से हाइड्रोजन लिबरेट यहाँ से होगा क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे लोअर है। तो इस बेसिस पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, यह ऑर्डर अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। तो कुछ ऐसे सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना ही रखना है। बॉन्ड एंगल की तरफ हम लोग आते हैं। देखा जाए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल देखा जाए टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आएगा अमोनिया में, यहाँ पर देखा जाए। इसके बाद देखा जाए PH3 का नंबर आएगा,
ASH3 का नंबर इसके बाद आएगा, SPH3 का नंबर इसके बाद आ जाएगा और BIH3 का नंबर सबसे लास्ट में आएगा। देखा जाए होता क्या है कि बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा आएगा। अमोनिया की साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोज है, रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होने से यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो फास्फोरस की जो साइज है नाइट्रोजन ज़्यादा आएगी, यहाँ पर रिपल्सन और कम आ जाएगा। यहाँ सेंटर एटम की साइज ज़्यादा है और रिपल्सन कम आएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है इसलिए रिपल्सन सबसे लीस्ट होगा। तो बॉन्ड एंगल देखा जाए टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होती चली जाएगी और इसका इंपैक्ट क्या आएगा, सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होने का इंपैक्ट ये आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन है, चाहे वो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर किसी की बेसिस पर हम बात करें, वो रिपल्सन डिक्रीज होगा। और जितना ज़्यादा रिपल्सन आएगा बॉन्ड उतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रेन डेवलप करेंगे और एंगल बनेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा आएगा, यहाँ बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा। इसलिए इन पॉइंट पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट पर आगे हम आते हैं। यहाँ पर देखा अगला जो हमारा पॉइंट स्पेशली देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पर देखिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोअर होना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए मास पर डिपेंड करेगा। और सबसे ज्यादा मास देखो इसका बिस्मथ के हाइड्राइड का होगा और सबसे कम मास हमारे अमोनिया का आएगा। लेकिन अमोनिया में आपको सबको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होती है। देखिए नाइट्रोजन के साथ देखा जाए हमारा अमोनिया इस तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन देखा जाए बनती है, ये वाली कंडीशन देखो आती है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है अमोनिया के बीच में, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए सबसे लोअर आना चाहिए, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे फॉस्फीन और आर्सेनिक का बॉइलिंग, इसके फॉस्फीन का यानी PH3 का और ASH3 से ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो हमारे कहने का मतलब देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट में सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट देखो PH3 का आना है, फिर देखा जाए ASH3 का आना है बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद आपका अमोनिया सेट हो जाएगा। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। SPH3 का मास इतना ज़्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा आएगा और BIH3 का सबसे ज़्यादा आएगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर आपके दिमाग में रहना चाहिए। फर्स्ट अब यहाँ पर देखा जाए ये अनइवन बिहेवियर क्यों डेवलप हुआ, इसका केवल एक रीजन है अनइवन बिहेवियर डेवलप होने का, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको ध्यान में रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपैक्ट ये है, ये सिचुएशन हमारे सामने बनेगी। अब इसमें एक पॉइंट हमारा और बच रहा है, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं और अपना ये पूरी प्रॉपर्टी स्पेशली हाइड्राइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें देखा जाए अब हमारा मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी और बची हुई है। यहाँ पर भी देखा जाए ऑर्डर वही आएगा, सबसे लोअर मेल्टिंग पॉइंट हमारे अमोनिया का होना चाहिए और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट बिस्मथ के हाइड्राइड का होना चाहिए। लेकिन रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनिया के बीच में देखा जाए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगा, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा आ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ जाएगा। तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा और फिर फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बोरान बिस्मथ के जो हाइड्राइड हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा जाए यहाँ से डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन सबसे लास्ट ज्यादा होगा अमोनिया का। तो हमारे सामने जो सिचुएशन आएगी देखा है मेल्टिंग पॉइंट की, PH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम ये गैस है, ASH3 का मेल्टिंग पॉइंट देखो इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पर SBH3 का मेल्टिंग पॉइंट, BIH3 का मेल्टिंग पॉइंट और सबसे लास्ट में देखा जाए हमारा अमोनिया का नाम आ जाएगा, क्योंकि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए सबसे ज्यादा आएगा। इसके लिए भी रीजन आप लोगों को यही देना है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में देखा जाए इतने पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में 100% रखा है, वो मिलेगा ही मिलेगा, विथ रीजन आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए। बेसिक कैरेक्टर देखा जाए टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा,
क्यों डिक्रीज करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी, एलिमेंट और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखा जाए, जहां सबसे स्ट्रांग रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी सबसे जाएगी। यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल है, यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज करेगी, आपके सामने है। बॉन्ड डिसोनेंस एंथैल्पी देखा जाए टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। इसी के बेसिस पर आप थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हो। और बॉन्ड डिसोनेंस एंथैल्पी को डिस्कस करने के लिए बॉन्ड लेंथ पर जाना पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, दैट्स व्हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। रिड्यूसिंग कैरेक्टर हाइड्रोजन लिबरेशन टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा, और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा लिबरेट कौन करेगा? बिस्मथ का हाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड सबसे वीकर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा और ये सबसे कम प्रॉपर्टी शो करेगा। बॉन्ड एंगल देखा जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन पर कह सकते हो बेस्ड है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट का हमारा जो सेंट्रल एटम है उसकी साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसलिए रिपल्सन हाई होगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा यहाँ पर अमोनिया वाले केस में डेवलप होगा, और बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट में एक थोड़ा सा अनइवन बिहेवियर अमोनिया की वजह से क्रिएट हो रहा है। इसका रीजन केवल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए pH3 का सबसे कम आएगा, उससे ज्यादा ESH3 का जाएगा, उसके बाद अमोनिया का नंबर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में भी वही सेम केस, अमोनिया के बीच में देखा जाए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका इंपैक्ट ये आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो इतने और सबसे ज्यादा होगा, यानी pH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, और टॉप टू बॉटम देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, लेकिन अमोनिया सबसे लास्ट में आएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली हमारे सामने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये आपको किसी कीमत पर आना ही चाहिए, क्योंकि इस पर ज्यादातर एक क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और इतने पॉइंट्स को अगर विथ रीजन एक्सप्लेन कर लिया जाए, समझ लिया जाए, तो फिर अपने लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सब पूरी चीजें मैं आप लोगों के नोट्स में 1 by 1 मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, समझा रखा है। वीडियो में देखो मैंने पूरा कंप्लीट इसको कर दिया। अब आप लोगों को इसको दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट हमारे पास स्पेशली देखा जाए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसकी तरफ आएंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में देखा जाए जितने मेंबर हमारे सामने स्पेशली हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ जो भी हैं, ये सब के सब देखा जाए बेसिकली दो टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। एक तो देखा जाए E2O3 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, और एक देखा जाए E2O5 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे। E2O3 यहाँ पर E फॉर एलिमेंट का ट्राई ऑक्साइड है, और ये पेंटा ऑक्साइड है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन एक मेंबर हमारे सामने ऐसा है, ये देखा जाए N2O, NO, N2O3, N2O4 और NO2 ले सकते हैं, और N2O5। ये अपने पास इतने टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारा नाइट्रोजन करेगा। बाकी फास्फोरस देखा जाए ये P2O3 और P2O5। आप आज के टाइम में देखा जाए इसको P4O6 भी लिखा हुआ जा रहा है, और यहाँ पर P4O10, इस तरह से देखा जाए ये चीजें हमारे सामने स्पेशली आ रही है। रीजन क्या है? फास्फोरस देखा जाए P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके बेसिस पर P4O6, P4O10 हम P2O3 और P2O5 को लिख रहे हैं। तो आज के टाइम में ये चीज थोड़ा सा बुक में कम आप लोगों को मिलेगी, ये वाला पार्ट आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। सबसे मेन बात देखा जाए नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए +1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ देखा जाए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, दोनों पॉइंट पर +4 है। डिफरेंस ये आएगा कि N2O4 लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा, और NO2 हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा। ये डाइमराइज होकर के इसका फॉर्मेशन करता है, डाइमर है ये इसका। और यहाँ देखिए +5। जैसे जैसे हमारे सेंट्रल एटम यानी हमारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये देखा जाए सब के सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेनली दो टाइप के हमारे पास ऑक्साइड देंगे, E2O3, E2O5। यहाँ पर देखा जाए ये हमारे दिमाग में रखने की जरूरत है। नाइट्रोजन की 5 ऑक्साइड्स अवेलेबल हैं, हमारे सामने अवेलेबल है, मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पर देखा जाए ये जो दोनों मेंबर हमारे सामने हैं N2O और NO, ये न्यूट्रल है, ये देखा जाए न्यूट्रल है। इसके आगे देखा जाए ये वीकली एसिडिक है, और एसिडिक कैरेक्टर देखा जाए इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के
का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इंक्रीज करेगा, वैसे ध्यान रखना है कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। आप लोगों को ये स्पेशली ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अब ऑक्साइड देखा जाए दो टाइप के बनेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इनके कैरेक्टर की और बातें कर लें, आपस में रिलेट करके ऑक्साइड के बिहेवियर की बात कर लें और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर देखा जाए जितने डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप के ऑक्साइड्स को लेकर के चलें, स्पेशली देखा जाए जो हमारे पास पर्टिकुलर टाइप के ऑक्साइड्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, जैसे देखा जाए नाइट्रोजन को ही लेकर के चला जाए, देखा जाए N2O3, फास्फोरस को अगर हम लोग लेके चलें स्पेशली देखा जाए, तो फास्फोरस को देखा जाए हम लोग क्या ले सकते हैं, P4O6 की बात कर सकते हैं, या P2O3 की बात हम लोग कर सकते हैं। इससे रिलेट करना चाहें N2O3 तो बनेगा, लेकिन फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए P4O6 का नाम देखा जाए यहाँ पर आ रहा है। ऐसे देखा जाए हम आर्सेनिक को ले सकते हैं, AS4O6 ले सकते हैं, एंटीमनी को ले सकते हैं, Sb4O6 को ले सकते हैं, और सबसे लास्ट में देखिए बिस्मथ को ले सकते हैं, Bi4O6 ले सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब सिंपली ये है कि देखा जाए जो हमारे पास दो एलिमेंट स्टार्टिंग के हैं, ये नॉन मेटल हैं, ये नॉन मेटल हैं। ये दोनों मेंबर देखा जाए मेटलॉइड हैं, ये मेटलॉइड है, और लास्ट का मेंबर देखा जाए हमारा क्या, ये मेटल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और आपको पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर ऑप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या रहा कि अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, देखा जाए एक ही टाइप के जो ऑक्सीडेशन लिस्ट, यहाँ पर देखो इनका ऑक्सीडेशन लिस्ट क्या निकल गया, +3 आएगा, यहाँ पर +3 आएगा, +3 आएगा, +3 आएगा, +3 आएगा। मतलब जितने भी हमारे पास सेंट्रल एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो इस केस में अगर हम ऑक्साइड को कंपेयर करें तो टॉप टू बॉटम देखा जाए ऑक्साइड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। रीजन आपके सामने, नॉन मेटल ये दोनों हैं, ये देखा जाए मेटलॉइड हैं, उनके ऑक्साइड है, और लास्ट वाला मेटल का ऑक्साइड है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करते हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम केस में, और मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करता है। इसलिए आप लोगों को इसका ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर देखा जाए ये जो दोनों हमारे पास केस हैं, ये तो दोनों एसिडिक हैं, ध्यान रखना, N2O3 और P4O6 एसिडिक हैं। और ये जो दोनों हमारे पास दोनों ऑक्साइड हैं, ये एम्फोटेरिक हैं, ये देखा जाए एम्फोटेरिक नेचर के हैं। और सबसे लास्ट वाला आपको देखने से ही लग रहा होगा ये क्या, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है इसलिए बेसिक होगा। तो अगर मैं एक आपके सामने कॉन्सेप्ट बना दूं कि जितने भी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स हैं, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा ऑक्साइड का और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा ऑक्साइड का। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये चीज अपने दिमाग में आना ही आना चाहिए स्पेशली। और हम देखा जाए यहाँ पर पेंटा ऑक्साइड के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। पेंटा ऑक्साइड में देखा जाए अगर N2O5 ले सकते हैं, यहाँ पे देखो P4O10 का नंबर आ जाएगा, और बाकी इनके भी हम पेंटा ऑक्साइड को ले सकते हैं। इसका देखा जाए AS4O10 और Sb4O10, इसका पेंटॉक्साइड बिस्मथ का नहीं बनेगा, इसलिए हमारे पास अगर पेंटॉक्साइड पर आ जाए, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए यहाँ पर सेम है, +5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट आप लोग करोगे तो सब पे देखिए +5 आएंगी। यहाँ पर भी देखा जाए एसिडिक कैरेक्टर देखा जाए टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके सामने एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पर हमने ऑक्साइड को मेंशन कर रखा है। आपके सामने देखो ये वैल्यू मैंने मेंशन कर रखी है कि ये दोनों हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड एसिडिक हैं, क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों मेटलॉइड हैं इसलिए एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहे हैं, और इसके ऑक्साइड देखा जाए जो कि मेटल है इसलिए बेसिक नेचर शो कर रहा है। यही सेम सिचुएशन पेंटा वाले केस में बनेगी, पेंटॉक्साइड वाले केस में भी, कि एसिडिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी और बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अब अपने को इतना सा डिस्कशन अगर हम लोग दिमाग में रख लें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन वाले केस हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर, टॉप टू बॉटम के बेसिस पर एसिडिक बिहेवियर कैसे चेंज होगा, तो टॉप टू बॉटम ऑक्साइड का एसिडिक बिहेवियर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा और बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ऑक्साइड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लिया। अब हम इसके आगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स
हाइड्रोजन हेलोजन की तरफ मूव करते हैं, इस पॉइंट की तरफ आएंगे और ये देखा जाए ये पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस, यहाँ पर देखो एक सबसे मेन चीज़ हमें ध्यान में रखना है, जितने भी हेलोजेंस हमारे पास मेटल्स हैं ये सब के सब देखा जाए यहाँ पर EX3 एंड EX5 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर X हमने हेलोजन के रिस्पेक्ट में लिया है और E हमने एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ले रखा है। जैसे देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इस बेसिस पर हमने ले रखा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि नाइट्रोजन देखा जाए NCl3 तो बना देगा, लेकिन नाइट्रोजन देखा जाए NCl5 का फॉर्मेशन ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता है कि NCl3 का फॉर्मेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। देखिए नाइट्रोजन की सिचुएशन देखा जाए ये एटॉमिक नंबर 7 है, अगर हम 1s2 2s2 और आगे देखा जाए 2p3, ये कंडीशन देखा जाए, और नाइट्रोजन में चूंकि सेकंड सेल आउटर मोस्ट है इसलिए नाइट्रोजन की कंडीशन में देखा जाए सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए केवल नाइट्रोजन देखा जाए ये सिचुएशन अपनी शो करेगा। यहाँ पर देखा जाए 2h2 2 इलेक्ट्रॉन और 2p3, ये देखो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी नाइट्रोजन वाले केस में। अब यही नाइट्रोजन देखा जाए जो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपके सामने नजर आ रहे हैं, यही तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वाले देखो यहाँ पर यूज हो जाएंगे और क्लोरीन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, कोवेलेंसी क्रिएट हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यह हमेशा आप लोग ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे देखा जाए अगर हम नाइट्रोजन को ना लेकर के हम फास्फोरस को सपोज करो ले लें, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर देखो 15 है, 1s2 2s2 2p6 3h2 3p3, लेकिन 3d देखो यहाँ पर अवेलेबल तो रहेगा क्योंकि थर्ड सेल है। पता है फर्स्ट सेल के अंदर केवल s ऑर्बिटल होता है, सेकंड सेल में s और p दोनों होते हैं, थर्ड सेल में sp और d भी आ जाएगा, फोर्थ सेल में sp d के साथ f भी आ जाएगा। तो एक एक करके जैसे जैसे सेल 1 by 1 इंक्रीज होगी, एक एक करके s p d f आगे g h i j k वो ऑर्बिटल 1 by 1 करके इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर जरा इसकी कहानी हम लोग देखें। यहाँ पर देखा जाए ये 3h2 नॉर्मल कंडीशन में फास्फोरस की ये देखो सिचुएशन है जो हम लोग देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर 3p3 ये कंडीशन देखो स्पेशली है, 3d ऑर्बिटल अवेलेबल तो है लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखो 3d 0 कंडीशन है। जब कभी भी नाइट्रोजन अपनी 3 वैलेंसी शो करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देखो यूज करेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड हैं। तो लेकिन अब जब नाइट्रोजन कभी अपनी 5 वैलेंसी शो करना चाहेगा तो इसके आउटर सेल में देखो डी ऑर्बिटल है, वो वैकेंट है डी ऑर्बिटल। इस वजह से क्या होगा कि जो ये 3s का इलेक्ट्रॉन है ये देखो यहाँ प्रमोट कर जाएगा। अब आपको देखने से लग रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गए नाइट्रोजन के अंदर, इसलिए नाइट्रोजन सॉरी फास्फोरस में, इसलिए फास्फोरस देखो PCl3 एंड PCl5 दोनों का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन हमारा जो नाइट्रोजन है NCl3 तो बना देगा क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ही यूज कर लेगा अपना, लेकिन NCl5 का फॉर्मेशन देखो नहीं कर सकता क्योंकि इसके आउटर सेल में डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है, वैकेंट क्या कर सकते हो ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ये प्रमोशन हो सके। तो आप ध्यान रखना अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, इस पर नॉर्मली क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन अपना पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, तो आपको इस बेसिस पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट सेल, ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। एब्सेंस है, ऑर्बिटल है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि माइग्रेट करके एक्साइटेड होकर के यहाँ जा नहीं सकते और अपनी केवल 3 वैलेंसी ये शो करेगा। दूसरी नंबर पे ये देखा जाए, ध्यान रखना कभी भी नाइट्रोजन देखा जाए 4 कोवैलेंसी के आगे नहीं शो कर सकता। क्यों नहीं शो कर सकता? कोवैलेंसी का मतलब कितने यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन के पेयर पॉसिबल है नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन देखा जाए एक तो पास ये देखा जाए 2s के इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड है, इसके पास बहुत कुछ करेगा तो किसी को डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए दे सकता है, और ये देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में इन्वॉल्व कर लेगा। तो कितने पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए? देखो 1 2 3 4 पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो नाइट्रोजन की कभी भी कोवैलेंसी मोर देन 4 पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना आप लोग हमेशा। लेकिन जरा फास्फोरस केस में आ जाए, अगर यह फास्फोरस देखा जाए अपने पूरे 5 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, तो देखा जाए ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर्ड हो जाएंगे, और रिजल्ट क्या होगा? नाइट्रोजन के पास कितने कह सकते हो बॉन्ड पेयर अवेलेबल हो गए? 5।
तो नाइट्रोजन अपनी पेंटावैलेंसी शो कर सकता है, लेकिन फास्फोरस अपनी पेंटावैलेंसी शो कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन अपनी पेंटावैलेंसी शो नहीं कर सकता। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 आएगी, बाकी मेंबर की देखा जाए 5 आ सकती है। 5 वैलेंसी पॉसिबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट सेल। ये इसका रीजन है। तो आप लोगों को रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन ध्यान में रखना है। सीधी सी बात, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो देखने से लग रहा है कि जो ट्राई हेलाइड बनाने का बिहेवियर है वो इंक्रीज होगा और पेंटा हेलाइड बनाने का बिहेवियर डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा सेंट्रल एटम जो है बड़ा होता चला जाएगा। उसके आउटर सेल में देखा जाए एस और पी के बीच में एनर्जी गैप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बीच में डी और एफ इंक्लूड होने लगेंगे, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो एस ऑर्बिटल है या बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगा, तो केवल पी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे। इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम दे सकते हैं। अगर मान लो हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ के केस में देखा जाए इसका जो पेंटा है, इसका जो ट्राई हेलाइड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और पेंटा हेलाइड उसके रिस्पेक्ट में लेस स्टेबल होगा। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन में अगर हम ये पॉइंट कवर कर लें तो अपना काम हो जाएगा। एक थोड़ा सा हम पेंटा हेलाइड का डिस्कशन और कर लेते हैं, जिसपे देखा जाए क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सामने। जितने भी हमारे पास ट्राई हेलाइड्स बनेंगे सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और जो पेंटा हेलाइड्स बनेंगे सब sp3d हाइब्रिडाइज्ड होंगे। थोड़ा सा उनकी बात करें, जैसे देखा जाए अगर हम PCl5 को लेकर के चलें, PCl5 को लेकर के चलें, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, यहाँ पर देखा जाए 1s2 2s2 2p6 3h2 3p3 और 3d0। ये सिचुएशन है देखा जाए फास्फोरस के केस में। तो 3s के अंदर देखिए फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में फास्फोरस के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें डाल दीजिए, और 3d देखो पूरी तरह से वैकेंट है, 3d0। लेकिन जब फास्फोरस को अपनी PCl5 बनानी पड़ेगी तो अपनी 5 वैलेंसी यूज करना पड़ेगा। इसके लिए जो s का इलेक्ट्रॉन है ये देखो प्रमोट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला काम क्या होगा कि ये पूरे के पूरे जो ऑर्बिटल हैं यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। आपको देखने से लग रहा है एक s यूज हुआ, 3 p यूज हुए और एक d यूज होगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की देखा जाए यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी सबके साथ, और PCl5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन जो दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये ध्यान में रखना है। इसकी जो शेप बनेगी यहाँ पर देखा जाए, ये स्पेशली यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये देखा जाए इसकी शेप बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें देखा जाए शेप तो हमारे सामने ये सिचुएशन आएगी। तब यहाँ पर देखो फास्फोरस, इसके हम स्ट्रक्चर को जरा आपके सामने दिखाना चाहेंगे। ये कंडीशन देखो यहाँ पर Cl 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 Cl, ये जो लेंथ आती है देखा जाए एक्सियल लेंथ जो होती है ये 210 पिकोमीटर की आती है, और जो ये हमारा इक्वेटोरियल लेंथ आती है ये 202 पिकोमीटर की आती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि जो एक्सियल लेंथ है देखो ऊपर और नीचे वाली लेंथ ये लार्ज क्यों है, ज्यादा क्यों है, और जो इक्वेटोरियल है ये लेंथ तीनों देखा जाए 202 पिकोमीटर की है और ये 210 पिकोमीटर की है। ऐसा डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको समझना यहाँ पर ये होगा कि जरा हम इस केस को देखें। ये जो हमारे फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है जो बॉन्डिंग से क्रिएट हुआ है, इसको रिपेल करने के लिए हमारे पास देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, ये 3 पेयर इस यानी एक्सियल वाले को रिपेल कर रहे हैं। तो जब एक्सियल वाला ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जो इक्वेटोरियल वाला पार्ट है ये देखो इक्वेटर पर है जो यहाँ पर है, इसको रिपेल करने के लिए एक तो ये पेयर और एक ये पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो क्योंकि ये देखा जाए लेस रिपल्सन फेस करेगा इक्वेटोरियल वाला, क्योंकि 2 ही पेयर के इलेक्ट्रॉन ये एक्सियल वाले रिपेल करेंगे, लेकिन एक्सियल वाला जो पार्ट है वो देखा जाए उसको 3 पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। इस वजह से यहाँ पर एक्सियल लेंथ ज़्यादा बड़ी आएगी, लार्ज हो जाएगी, और जो हमारा इक्वेटोरियल लेंथ है वो स्मॉल क्रिएट होगी।
तो आपको इस बेसिस पर यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है, और ये आप लोगों को सबको आना ही चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। अब अपना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और डिस्कशन करना चाहेंगे। लास्ट टॉपिक स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज का है, जहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। देखिए मेटल के साथ होता क्या है कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप वाले, ये कुछ सेलेक्टिव मेटल के साथ देखा जाए आयनिक नेचर का प्रोडक्ट ये बनाते हैं। स्पेशली रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में देखा जाए, जैसे देखा जाए कैल्शियम के साथ Ca3P2, मैग्नीशियम के साथ Mg3N2, यहाँ पर देखो Mg3P2 मैग्नीशियम फॉस्फाइड, ऐसे तमाम एग्जाम्पल देखा जाए हमारे पास। सोडियम के साथ देखा जाए Na3N, यहाँ पर देखा जाए Na3AS, ये सब देखा जाए प्रोडक्ट स्पेशली बनते हैं ये। चूंकि लेकिन जो ये मेंबर हमारे मेटल जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेंबर अपने को लेना पड़ेगा। उनके साथ देखा जाए जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, ये सब एक दो मेंबर देखा जाए अपना रिस्पेक्टिव कह सकते हैं कि मेटेलिक नेचर का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखा जाए ये सब हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं ये सिंथेटिक यूज के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनका यूज हम लोग आगे किसी न किसी प्रोडक्ट के बनाने में करते हैं, इसको फॉस्फेट बनाने में, इसको अमोनिया बनाने में, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर भी नाइट्रोजन अमोनिया बनाने में, इनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो उस पर्पज़ से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज इनका कोई इतना ज़्यादा यूज़ हमारे लिए नहीं है। तो अब अपना ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्सन स्पेशली हमारा 15 ग्रुप का कंप्लीट हुआ, जैसा कि आप सबको इससे पहले पता है। अब इसमें देखा जाए एक प्रॉपर्टी, जैसा कि आप सबको पता है कि जितने भी सेकेंड पीरियड के मेंबर होते हैं, बाकी मेंबर से देखा जाए कैरेक्टर में डिसिमिलरिटी शो करते हैं, तो वो सिचुएशन यहाँ पर नाइट्रोजन का भी आएगा। तो आप लोगों को भी इसमें देखा जाए ध्यान रखना है। यहाँ पर एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, इसकी तरफ बढ़ें। एनॉमलस प्रॉपर्टी में एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। देखो ये सिचुएशन है सबसे हमारे पास, देखो ये बनेगी जो सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं और थर्ड पीरियड के मेंबर हैं। यहाँ देखो नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आएगा और फास्फोरस आनवर्ड देखा जिसके आगे आएंगे। 16 ग्रुप में देखो ऑक्सीजन आएगा, यहाँ सल्फर आ जाएगा। 17 ग्रुप में हमारा देखो फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पर देखा जाए क्लोरीन आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो सेकेंड पीरियड वाले मेंबर हैं ये सब के सब देखा जाए थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑनवर्ड के साथ कैरेक्टर में डिसिमिलरिटी जरूर शो करते हैं। इसी को हम एनॉमलस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट्स है ये नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में 15 ग्रुप में आएगा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 16 ग्रुप में डिस्कस होगा और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में 17 ग्रुप में डिस्कस होगा। ये सब में डिस्कस होगा वन बाय वन। रीजन क्या है? सबसे पहले देखो स्मॉल साइज, यहाँ पर देखा जाए ये ध्यान रखना है, ये जो मेंबर हैं इनकी साइज स्मॉल है इन सब के रिस्पेक्ट में। देखा जाए साइज स्मॉल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा जाए हाई है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसमें चाहे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी जोड़ सकते हैं। ध्यान रखना क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो चूंकि दोनों में देखा जाए फर्स्ट मेंबर यही है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी हाई है। और सबसे मेन लास्ट में देखा जाए इनका जो आउटर सेल है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि सेकंड सेल इनके सबके आउटर सेल, सेकंड सेल आउटर मोस्ट सेल है और उसमें केवल एस और पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ऑप्शंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे देखा जाए ये अपनी वैलेंसी केवल 3 ही दिखा सकते हैं, ये वैलेंसी 2 दिखा सकते हैं, ये केवल 1 दिखा सकते हैं। बाकी मेंबर अपनी वैलेंसी को एक्सपांड कर सकते हैं और कह सकते हो कि लार्ज वैलेंसी शो कर सकते हैं, ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं, जो इनके ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको डिसाइड है उससे ज़्यादा वैलेंसी दिखा सकते हैं। तो हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है। कभी भी अगर एब्नॉर्मलस प्रॉपर्टी की तरफ आया जाए तो ध्यान रखना है। इसमें देखो नाइट्रोजन सबको पता है, यहाँ पर देखो इनर्ट है,
स्मॉल साइज का मेंबर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड है, एयर के अंदर N2 अवेलेबल है, और आपको पता है कि 78% देखा जाए नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल है। इसका रीजन क्या है, अगर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती तब तक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ये रिएक्ट करके कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होता है, फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन फ्री स्टेट में इसलिए अवेलेबल है क्योंकि इसके नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए इनर्ट है, क्योंकि बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी बहुत हाई आएगी। यहाँ पर देखो अब बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, बॉन्ड ब्रेक होना इतना आसान नहीं नॉर्मल कंडीशन में, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई आएगी। तो एनॉमलस प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की देखा जाए, ये सब पॉइंट्स हमने नोट्स में बहुत अच्छे से कवर किए हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझना, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना। अब इसके आगे के जो वीडियो मेरे बनेंगे वो स्पेशली जो इनके कंपाउंड हैं, स्पेशली नाइट्रोजन, अमोनिया, और उससे उसकी जो पूरी तरह से प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, सबका डिस्कशन होगा 1 by 1, और फिर हम उसके आगे फॉस्फोरस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे। अब इनके जो जनरल कंपाउंड्स स्पेशली अपने NCERT में अवेलेबल हैं उनका डिस्कशन स्पेशली होगा। ये आप लोग जनरल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी हैं, स्पेशली केमिकल वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छे से आप डिस्कस करना, जो इस वीडियो में अवेलेबल है। आप लोग वीडियो देखना प्रॉपर वे में, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, और अगर कुछ डाउट आता है किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। थैंक यू।